साथियों नमस्कार। पॉजिट्रॉन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। लगभग टॉपिक खत्म हो गया था, खत्म क्या हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लगभग बातें हमने कर ली थी, लेकिन द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना बाकी रह गया था। उससे पहले द्विध्रुव से पहले मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था घर से करने के लिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या था कि मैंने आपको एक बताया था कि एक आपके पास एक घड़ी है, क्लॉक है, और जहां क्लॉक पर जो नंबर लिखा हुआ है उस क्लॉक पर जहां जहां जो नंबर लिखा हुआ है वहां पर उतना ही माइक्रो कूलम जो है चार्ज रखा हुआ है। जैसे बात करूं अगर भी तीन है यहाँ तो 3 माइक्रो कूलम चार्ज रखा है, यहाँ 12 है तो 12 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है। और मैंने क्वेश्चन ये पूछा था यदि घड़ी की त्रिज्या क्या दी थी, मैंने शायद 10 सेंटीमीटर दी थी, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, अगर नहीं है तो आप कर लो, ये तो कंसेप्ट देखिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करना है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक बिंदु के कारण यहां पर कोई परीक्षण आवेश रखा है अपना, यहां पर कोई चार्ज Q है और R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि Q नोट परीक्षण चार्ज यहां पर रखा हुआ है, R दूरी पर रखा हुआ है Q से, तो वो क्या आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = KQ/R², ये आती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता है। दूसरी बात, अगर 2 चार्ज रखे हो तो 2 चार्ज रखे हैं, मान लीजिए कि ये Q1 रखा है, ये Q2 रखा है, ठीक है, और यहां से इन दोनों 2 चार्ज के कारण निकालनी है, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ऐड कर देते हैं हम। देखिए क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन देखिए आप समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहां पर 12 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है, यहां पर 6 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है, और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है सेंटर पर, केंद्र पर निकालनी है। तो एक बात सोचिए आप, इस 6 माइक्रो कूलम चार्ज के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं E6 दूं नाम इसको, ऊपर की ओर होगी ना इसकी डायरेक्शन, बोलो। और 12 माइक्रो कूलम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर मैं E12 नाम दूं तो उसकी तीव्रता कहां होगी, नीचे की तरफ होगी कि नहीं होगी, बोलो। ये बात समझोगे मेरी बात को, E6 और E12 का मतलब क्या है कि 12 माइक्रो कूलम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, 6 माइक्रो कूलम के कारण डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। अब देखिए यहां पर E6 है, यहां पर E12 है। अब वो देखो यहां पर देखिए आप, यहां पर 12 माइक्रो कूलम चार्ज रखा है और यहां पर रखा है 6 माइक्रो कूलम चार्ज। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछिए, तो दोस्तों 6 माइक्रो कूलम और 12 माइक्रो कूलम अगर इन दोनों की डायरेक्शन विपरीत है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यानी इंटेंसिटी E6 की इधर है ऊपर की तरफ, E12 की नीचे की तरफ है, तो देखिए ओवरऑल क्या बचेगा, ओवरऑल 12 और 6 है ना, 12 और 6 के विपरीत होने के कारण टोटल बात करूं तो 6 माइक्रो कूलम, तो इसकी 6 माइक्रो कूलम की इंटेंसिटी जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इसकी 12 माइक्रो कूलम की इंटेंसिटी जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इन दोनों में 6 तो बैलेंस हो जाएगा एक दूसरे से, समझ रहे हो ना। इसको मैंने E12 है, एक बात सोचो आप, यहां पर निकालनी है, ये ऊपर E6 आ गया 6 माइक्रो कूलम के कारण। अब E12 है, मैंने इसको 2 भागों में कर लिया, अभी E12 E6 और E6, ठीक है, अभी 12 माइक्रो कूलम है तो 6 के कारण इधर नीचे की तरफ 6 के कारण देखो एक तो 6 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल नीचे क्या कितना बचेगा, 6 माइक्रो कूलम चार्ज के कारण इसकी इंटेंसिटी बचेगी, समझो क्या मेरी बात को। भी ऊपर 12 माइक्रो कूलम है, नीचे 6 माइक्रो कूलम है, तो ओवरऑल बात करूं मैं तो तीव्रता बचेगी वो नीचे की तरफ बचेगी, और कितने माइक्रो कूलम चार्ज के कारण बचेगी, 6 माइक्रो कूलम चार्ज के कारण बचेगी, क्योंकि 6 तो बैलेंस हो जाएगी, इस 6 के कारण ऊपर वाले 6 की तो बैलेंस हो गई, अब 6 बच गया ऊपर, उसकी इंटेंसिटी नीचे की तरफ होगी, ठीक है। इसी प्रकार 12 और 6 में क्या बचेगा, देखिए नीचे की तरफ बच गया 6 माइक्रो कूलम चार्ज के कारण तीव्रता, और उसका नाम दे दिया मैंने E12, ठीक है दोस्तों। यानी इन दोनों की बात हो गई, इन दोनों की बात हो गई, और इन दोनों में आपको ओवरऑल बची है तीव्रता वो नीचे की तरफ बची है E12, और वो कितने माइक्रो कूलम चार्ज के कारण, 6 माइक्रो कूलम के कारण, 6 माइक्रो कूलम चार्ज के कारण। तो मैं मान सकता हूं इस विद्युत क्षेत्र की यहां पर अगर 6 माइक्रो कूलम चार्ज रखा है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये दोनों एक साथ चार्ज रखे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल आएगी, बोलो समझ में रही है मेरी बात को, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार जो 12 और 6 है, इन दोनों की बात कर ली हमने, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, बिल्कुल 180 डिग्री कोण बना ना यहाँ, देखो। तो इसी प्रकार हम बात करें 9 और 6 की, इन दोनों की बात करते हैं, तो 9 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ आएगी, इधर
E9 दे दिया नाम मैंने इसको, और 3 माइक्रोग्राम की कण कहाँ आएगी, इधर की तरफ, E3 नाम दे दिया मैंने इसको। तो बताओ E3 और E9 में ओवरऑल तीव्रता बचेगी माइनस होकर के, तो वो इधर ही बचेगी, सॉरी इधर बचेगी इस साइड में या इस साइड में बचेगी। देखो 9 के कारण इधर है, 3 के कारण इधर है, तो ओवरऑल इधर इस साइड में बचेगी। और कितने माइक्रोग्राम चार्ज के कारण, 6 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण। देखो 3 माइक्रो से 3 माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, उसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड में होगी। तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, देखो ये लीजिए 6 माइक्रोग्राम के कारण। अगर मैंने इसको E12 नाम दिया तो इसको मैंने नाम दे दिया E9। बोलो ठीक है। अब देखो इन चार्ज की तो बात होगी, अब देखो बात करता हूं मैं इसकी, इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी, विपरीत होगी। कैसे, यहां पर 11 माइक्रोकूलम है, यहां पर 5 माइक्रोकूलम है ना, यहां पर 11 माइक्रोकूलम है। तो 11 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, और 5 के कारण ऊपर की तरफ। 5 तो बैलेंस हो गया, 6 बच गया नीचे की तरफ, समझ रहे हो ना, 6 माइक्रोग्राम की तरफ बच गया, नीचे की तरफ बच गया। और इसी प्रकार इन दोनों की भी हो जाएगी, है ना। तो देखो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। अब देखिए यहाँ एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, 2 चार्ज बच गया ना भी, और दोनों की 6 माइक्रोग्राम, यानी इसके अंदर मैं 2 चार्ज और लिख देता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर। ये भी 6, इसको मैंने नाम दे दिया, ये 10 है ना, E10, और इसको मैंने नाम दे दिया E11। ये भी 6 माइक्रोकूलम के कारण, और ये भी 6 माइक्रोकूलम के कारण। बोलो ये बात समझ में आई क्या। इसी प्रकार ये देखो यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, 7 लिखा है, और यहाँ पर 1 लिखा है। ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 7 में से 1 6 ऊपर की तरफ बचेगा, और 8 में से 2 6 इधर बचेगा। यानी मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर ही बचेगा और यहाँ पर बचेंगे 6 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण। और मैंने इसको नाम दे दिया, देखो 8 वाले से 2 वाला है ना, और 7 से क्या हो रहा है, 1 वाला। तो ये तो हो गया E7 और ये हो गई E8। बोलो अब इस प्रकार आपका क्वेश्चन ये बन गया कि इस प्रकार कितने चार्ज रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 12 ऊपर के थे ना, तो 6 तो कैंसिल हो जाएंगे और 6 बचेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को भी। सारे कितने चार्ज थे, 12 चार्ज थे, 6 तो कैंसिल हो गए और 6 बच गए, उनकी डायरेक्शन ही हो जाएगी। अगर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इसको मैं साफ कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी, है ना। देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो, अच्छा ये बता सकते हो कितना डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है ना, और ये भी 30 डिग्री का एंगल है। अब देखो प्लस एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लस एक्स डायरेक्शन में, देखो यहां पर तो ये सीधा ही है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इसके कारण निकालेंगे तो E क्या होता है, KQ/R²। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर, सॉरी इधर नहीं, ये डायरेक्शन समेत लिख रखी है ना हमने भी। देखो 9 यहाँ था, 9 माइक्रोकूलम यहाँ था, 3 माइक्रोकूलम यहाँ था, इसके कारण इस बिंदु पर निकालना था, तो इसके कारण किधर थी, इधर, इसके कारण इधर थी। तो ओवरऑल डायरेक्शन आ चुकी है इसकी E, यानी इधर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और चार्ज हमें 3 यहाँ 3 यहाँ, समझ रहे हो ना, तो इसकी डायरेक्शन आ चुकी है। तो यदि हम अगर यहाँ चार्ज रख के मानते, देखो डायरेक्शन का मुद्दा नहीं है ना, डायरेक्शन का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है रिजल्ट क्या आ रहा है उसका। देखो बाकी मैं देखो कन्फर्म क्लियर कर ही देता हूँ। यहाँ 9 माइक्रोकूलम है, यहाँ 3 माइक्रोकूलम है। यदि देखो आप इस बिंदु पर निकालनी है, यदि हम सीधे डायरेक्शन ये चार्ज कैंसिल कर देते तो यहाँ 6 माइक्रोकूलम लिख देते, भी 3 तो कैंसिल हो गया, 3 माइक्रोकूलम। इस माइक्रोकूलम के कारण इधर की होती चार्ज की तीव्रता, यही हमने माना है, ठीक है, यही हमने माना है। अब देखो निकालो, प्लस एक्स डायरेक्शन में कितनी आ गई, देखिए E9 आ गई एक तो, E9 प्लस E8 cos 30, E8 cos 30। बोलो ये अब समझ में आई क्या बात भी। इसका E8 है, इसका एक घटक नीचे इधर जाएगा इस डायरेक्शन में, एक घटक ऊपर की तरफ जाएगा। चूंकि हम प्लस एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, तो हमने इसका एक घटक ले लिया E8 cos 30 प्लस E7 cos 60। बोलो E7 cos 60, ठीक है।
और E10 ये कोण कितना 30 डिग्री, तो E10 कोस 30 प्लस E11 कोस 60 प्लस, बस ये हो गया। और इसका तो घटक बनेगा ही नहीं नीचे, ये तो माइनस एक्स डायरेक्शन में है ना। अब देखो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में आ गई, तो देखो E9 है, 8 है, 7 है, 10 है, 11 है, सबका मान इक्वल ही है। सबका मान क्या है? इक्वल ही है। कितना है सबका मान इक्वल? वो है E इज इक्वल टू K, और Q का मान 6 माइक्रोकूलम के कारण निकाल रहे हैं, 6 माइक्रोकूलम अपॉन R स्क्वायर। R का मान जो भी है वो रख लो, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो 10 और R रख देते हैं फिलहाल के लिए, ये आ गया R स्क्वायर। ठीक है, ये है E9 का मान भी यही है, 8 का मान यही है, यही 7 का है, 10 का, 11 का। तो देखो कितना आएगा, यहां से देखो 2 तो बन गए कोस के, कोस 60 के, और 2 बन गए कोस 30 के, एक बच गया E9। इसको मैं लिख सकता हूं प्लस एक्स डायरेक्शन को। देखो दोस्तों ये आप कर सकते हो, यहाँ E9 की जगह ये मान रखना है, E8 की जगह भी ये रखना है, कोस 30 का मान √3/2, कोस 6 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2, कोस 60 का मान 1/2, E11 का मान ये है ना। अब देख लेते हैं प्लस एक्स डायरेक्शन में। अब देखो इसका घटक 2 होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में होगा और एक घटक ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा ना। इसके भी 2 घटक होंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसके भी 2 घटक होंगे, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। चूंकि हमने प्लस एक्स की बात तो कर ली, अब वाई एक्स की बात करता हूं। वाई एक्स पर, वाई अक्ष पर देखो, वाई एक्स पर इसका तो कोई घटक वाई एक्स पर जाएगा नहीं, इसका जाएगा। कौन सा जाएगा? E8 कोस, यहां पर कितना डिग्री एंगल है? कोस साइन 60, साइन 30 सॉरी, है ना। E8 का जाएगा E8 साइन 60 सॉरी 30। बोलो ये बात समझ में आई क्या? E8 और साइन 30, E7 साइन 60, E7 साइन 60। ये तो आ गई प्लस एक्स डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में। अगर माइनस वाई की बात करूं कितना है? E10 साइन 30 प्लस E11 साइन 60, ठीक है, और प्लस E12। बोलो ये बात समझ में आई क्या? अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। क्यों? क्योंकि E8 E10 E7 E11 का मान इक्वल है। ये प्लस एक्स डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ है, और ये नीचे है वाई एक्स में, तो ये नीचे की तरफ है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। तो अब बचेगा E12 नीचे की तरफ। अब देखिए ओवरऑल क्या बच गया। ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे लिख सकते हैं कि E, देखिए ये तो एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन में ये है इतना, है ना। देखो प्लस एक्स डायरेक्शन में तो ये आ गया इतना, इसको मैंने नाम दे दिया E कैपिटल एक्स, ठीक। इसको मैंने नाम दे दिया E कैपिटल एक्स, और इधर ये बच गया E12, ये EY नाम दे दिया मैंने E12, ठीक है। EX का मान निकालोगे इसको काउंट करके, EY का मान क्या आ जाएगा डायरेक्ट, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। बोलो कर लोगे ना? इतना लेंथ इस वाला आएगा नहीं, बाकी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं सारे इससे। इन दोनों का रिजल्टेंट सीधा आ जाएगा। कैसे निकालोगे इन दोनों का रिजल्टेंट? EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा E टोटल। बोलो कर लोगे ना? EX का मान निकाल लोगे, क्या क्या करना है? KQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर कोस 30 का 60 का मान रख करके EX आ जाएगा टोटल, यहाँ रख दोगे। EY का मान ये तो कैंसिल हो ही गए, EY का मान एक ही बचा है, सिर्फ यही आएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट इस प्रकार से निकाल लोगे, इस प्रकार हो जाएगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी बन गया, बाकी है इजी, मुश्किल नहीं है ना। ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो आगे बात कर रहे थे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
देखो दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आप जानते हो, है ना, जानते हो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के चार्ज बिल्कुल अलग दूरी पर रखे हुए हों तो हम उन्हें उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे ये है, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों की प्रकृति क्या है, परिमाण क्या है, सेम, प्रकृति क्या है, विपरीत, अगर अलग दूरी मान लीजिए 2a दूरी है, इस पर रखे हुए हों तो इस व्यवस्था को कहते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान आपको पता होगा, P इज इक्वल टू कितना होता है, किसी भी एक चार्ज का परिमाण इनटू उनके मध्य की दूरी, ये आपको पता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब इन दोनों चार्ज के ठीक मध्य बिंदु से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब वो किसी पॉइंट पे निकालेंगे। जैसे सपोज करो, अगर आपको बोल दिया जाए कि ये एक डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके मध्य दूरी है 2a, और इससे इस डाइपोल के मध्य बिंदु से या द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, कई बार ऐसा बोल दिया जाता है सीधा, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इतने सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। या देखो, इस डाइपोल के, ठीक है, इस डाइपोल के ठीक मध्य बिंदु से r दूरी पर, r दूरी है कोई, ठीक है, ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये दूरी कितनी, a, और ये दूरी कितनी, a, है ना, r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो निकालना है। दोस्तों, थ्योरी नहीं पढ़नी, क्यों? क्योंकि हम +2 की परीक्षा थोड़ी दे रहे हैं, हमें सीधा सीधा वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मान पता होना चाहिए। देखो, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो देखिए आप एक ही मान याद रखिए, E, यदि ये कोण थीटा हो, सपोज करो ये कोण कितना है, थीटा, तो ये तीव्रता कितनी आएगी इसके ऊपर, E। देखो, E का मान आएगा KP/r³ √1 + 3 cos² थीटा, ये मान आपको ध्यान में रखना है, KP/r³ 1 + 3 cos² थीटा। अब थीटा आपको पता है ये क्या है, थीटा है वो r, और जो डाइपोल है, ये डाइपोल है, इसकी अक्ष और जो अपने r है उसको मिलाने वाले, प्रेक्षण चार्ज को मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण है, समझ रहे हो ना। ये अपना हो जाएगा KP/r³ 1 + 3 cos² थीटा। अब कई बार आपको ऐसा दे दिया जाता है कि द्विध्रुव डाइपोल के अक्ष पर तीव्रता कितनी होगी या निरक्ष पर तीव्रता कितनी होगी, तो उसको हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। देखिए, अक्ष पर तीव्रता का मतलब है ये अक्ष है, इसके समांतर अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए, इस अक्ष के समांतर किसी बिंदु पर निकालनी है आपको तीव्रता, यहाँ पर निकालनी है मान लो, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अब थीटा का मान क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, थीटा का मान 0 हो जाएगा। देखिए, ये थीटा है, ये घट करके ये 0 आ जाएगा ना, क्योंकि इस डायरेक्शन की लंबवत जो पैरेलल निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, इस थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो ई अक्ष की अगर बात करूं मैं, ई अक्ष अक्षीय कंडीशन पर बात करूं तो कितना आ जाएगा, KP/r³ और √1 + 3 cos² थीटा। कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 3 + 1 4 का √2 KP/r³। तो अक्ष पर तीव्रता 2 KP/r³ होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर निरक्ष से पूछ लिया जाए तो निरक्ष का मतलब होता है दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, इस प्रकार लंबवत होती है ना, तो ये निरक्ष कहलाती है, ये अक्ष कहलाती है। तो इस निरक्ष पर पूछ लिया जाए तो थीटा का मान कितना करना है, 90 करना है। देखो 90 होगा तो क्या हो जाएगा, ई निरक्ष की बात अगर मैं करूं, ई निरक्ष KP/r³ √1 + 3 इंटू, अब देखिए कोस 90 का मान होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। अब ये तो 0 हो गया टोटल अमाउंट, तो क्या बच गई, KP/r³। ये आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना है कि अक्ष पर तीव्रता होती है 2 KP/r³ और निरक्ष पर तीव्रता होती है KP/r³। ये फॉर्मूला आपको सीधा सीधा आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर के मन में ऐसा ही कुछ चल रहा होता है कि वो सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ई निरक्ष अनुपात ई अक्ष कितना होता है, आप क्या दोगे, बताओ क्या जवाब दोगे। ई निरक्ष और ई अक्ष बोल दिया जाए, ई निरक्ष और अपॉन ई अक्ष, तो हमें पता है ई निरक्ष पर कितनी होती है, ये वाली होती है ना, KP/r³, और ई निरक्ष क्या होती है 2 KP/r³। ठीक है,
अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, r³ अपॉन 2kp, है ना। तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, kp से kp कैंसिल हो जाएगा, तो e अक्ष अपॉन x क्या आ गया 1/2, 1:2 आ गया। ठीक है, kp अपॉन r³ सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो इससे ज़्यादा घुमा फिरा के देने के वो तो चांस बहुत ही कम है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। देखिए किस प्रकार से, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक द्विध्रुव आघूर्ण 5 × 10⁻8 सेंटीमीटर है, धनावेश से 15 सेंटीमीटर दूरी पर और अक्ष पर स्थित बिंदु। अच्छा, क्वेश्चन ये दिया है, एक डाइपोल है, द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, यानी P का मान दिया है। P का मान कितना दिया है 5 × 10⁻8 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻8 कूलाम मीटर। क्या होता है P क्या होता है Q × 2a, यानी इसको मीटर में इसको कूलाम में, तो कूलाम मीटर, है ना। ये दिया है। धन आवेश से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, 15 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष पर स्थित बिंदु। अच्छा, ये कह रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से अक्ष पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु पर निकालनी है। तो हमें पता है ई अक्ष क्या होता है 2kp अपॉन r³ ये होता है ना। r का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर दिया है। धनावेश से नहीं है, सॉरी, मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 15 सेंटीमीटर दूरी पर ये दिया है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 15 सेंटीमीटर दूरी, ये दूरी है ना, ये 15 सेंटीमीटर दूरी है, ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु से है। ये द्विध्रुव अपना यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर, ठीक है, यानी r का मान दिया है वो 15 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ सीधा सीधा मान रख दो कि आंसर आ जाएगा 2 × 9 × 10⁻9, ये आ गया 2 और k का मान, और p का मान हमें दिया ये 5 × 10⁻8 अपॉन r का मान कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में बना लेंगे, कितना आएगा 0.15 और इसका क्यूब, ये आ जाएगा आंसर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, मध्य बिंदु से अक्ष के लंबवत बिंदु पर तीव्रता का मान, मध्य बिंदु पर और अक्ष के लंबवत, मध्य बिंदु से अक्ष के लंबवत कितनी दूरी पर 15 सेंटीमीटर पर, यहां पर ही, यहां भी 15 सेंटीमीटर है, तो यही आ जाएगा kp का मान। यहां पर वो क्या हो जाएगा ई निरक्ष पर निकालेंगे, तो यहां पर हम 2 हटा देंगे ना, ई निरक्ष पर निकाल रहे हैं 15 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर, तो हमें वो पता है वो क्या कितना होता है kp अपॉन r³ होता है ना, kp अपॉन r³, तो वहां हम 2 हटा देंगे, इसको हटा देंगे, वो आ जाएगी ई निरक्ष। ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल बनेगा इसी प्रकार का। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन आगे, एक सवाल और है छोटा सा। इसी प्रकार का है, क्वेश्चन है कि ±5 माइक्रोकूलम से निर्मित द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इतने कोण पर इतने सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालिए। अच्छा, सवाल यह है कि ±5 माइक्रोकूलम आवेशों से बने वह 3 सेंटीमीटर दूरी ±5 माइक्रोकूलम आवेशों से बने हुए 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित चार्ज के कारण परिस्थित द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 60 डिग्री कोण व 5 सेंटीमीटर दूरी पर ई का मान निकालना है। समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 चार्ज रखे हुए हैं, एक तो +5 माइक्रोकूलम, एक -5 माइक्रोकूलम, इनके मध्य दूरी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बोल रहा है
कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 60 डिग्री का कोण, यहाँ द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 60 डिग्री का कोण बना रहा है और दूरी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर तीव्रता निकालनी है आपको, कितनी आएगी कर लेंगे आप, बिल्कुल इजी है। E इज इक्वल टू क्या होता है के पी अपॉन आर क्यूब रूट 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस 60 का मान आपको पता है कितना होता है, कोस 60 का मान 1/2। सीधा सीधा मान रखना है। के का मान दिया है आपको 9 × 10⁹ पी का मान निकाल लोगे आप, पी क्या होता है क्यू इंटू ए, या इन दोनों के मध्य दूरी जो कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, है ना, कर लोगे। क्यू का मान कितना दिया है 5 माइक्रोग्राम। सीधा सीधा मान रखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर लोगे ना। विद्युत क्षेत्र के देखो अक्ष पर पूछ सकता है, निरक्ष पर पूछ सकता है, या किसी कोण थीटा पर पूछ सकता है। तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। अक्ष पर पूछे तो थीटा का मान 0 कर देंगे, निरक्ष पर पूछे तो थीटा का मान 90 कर देंगे, और किसी बिंदु आर पे पूछे, किसी कोण थीटा पे पूछे तो थीटा का मान रख देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की जो टॉपिक था वो लगभग क्या है खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो आपसे पूछने की संभावना देखो कम होती जा रही। अब देखो आगे है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपने पढ़ी है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको पता है प्लस से निकलती है ना, प्लस से बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, डायरेक्शन, और माइनस में अंदर की तरफ होती है डायरेक्शन, माइनस चार्ज के कारण। और आपको पता ये भी है कि प्लस प्लस की डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे से रिपल्स होती है ना। प्लस प्लस अगर 2 चार्ज रख दिया जाए प्लस प्लस, तो इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो, और इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी समान प्रकृति की होती हैं, वो क्या होती है रिपल्स होती है, एक दूसरे से क्या होती है दूर भागती है, रिपल्स होती है ना, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा पर अगर कोई आप लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन है वो उस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को दर्शाती है। जैसे ये है, यहाँ पर उसके किसी बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये स्पर्श रेखा की दिशा जो है वो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन 2 तो नहीं हो सकती, अगर कोई लाइन आपस में काट जाएगी, जैसे कोई लाइन है, अगर सपोज करो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसे मान लो आप इस प्रकार काट दी जाए, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा 2 खींच सकते हैं हम, एक तो ये है ना, एक ये स्पर्श रेखा, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन 2 हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा कथन सही है। कथन दे देंगे 4, पहला सही, पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला 5वां सही है ना, इस प्रकार के। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, तो आप इनको भी जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और वो भी पता है आपको, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो गहरी होती हैं, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज़्यादा होती है। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो कहते हैं ना विरल होती है, वहाँ पर तीव्रता का मान कम होता है। ठीक है दोस्तों, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान रूप से समांतर है, एक समान है, तो उसको देखो, अगर विद्युत रेखाएं इस प्रकार से एक समान रूप से फैली हो ना, तो ये जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो चेंज नहीं होती है। जितनी तीव्रता इस पॉइंट पर है उतनी तीव्रता इस पॉइंट पर है, उस पॉइंट पर है, समझ रहे हो ना। यानी एक ऐसा विद्युत क्षेत्र, ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो समांतर हो और जो कोई भी चालक होता है उसके लंबवत भी होती है। ये क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है, समांतर होती है। ये जो विद्युत क्षेत्र है, बाकी आगे कर लेंगे बात, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम दर्शाते हैं इस प्रकार से। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाते हैं
देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, अब इसको डिनोट करते हैं फाई से। फाई का मतलब फ्लक्स से है, मतलब जहाँ पर भी फाई लिखा होगा उसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शा दी मैंने यहाँ पर, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कोई भी एक क्या रख दिया, यहाँ पर कोई भी एक जो कहते हैं प्लेन रख दिया या प्लेट रख दी, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है यदि विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है और एक दूसरा क्या लगा हुआ है प्लेन है कोई, इस प्लेन के लंबवत जो लाइनें गुजरती है ना, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी चालक के लंबवत गुजरने वाले या किसी वो कहते हैं ना एरिया, किसी एरिया, इसको एरिया कह सकता हूँ मैं भी, एस एरिया मान सकता हूँ। इस एस एरिया के लंबवत जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उन्हें क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? देखो इधर, अब मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है इस प्रकार से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, ठीक है। और इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के यहाँ पर हमने एक रख दिया एरिया एस, ठीक। अब ये मान लो इसकी तीव्रता ई है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, मान लो सबकी तीव्रता ई होगी। अब देखो इसके मध्य देखो, इसका देखो कोई भी एरिया होता है ना, कोई भी एरिया या कोई प्लेन होता है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। आपने पढ़ा है क्या? बताओ। एरिया होता है क्षेत्रफल, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है? क्षेत्रफल सदिश या अदिश? आपने तो कभी सुना ही नहीं कि एरिया सदिश हो सकता है, बाकी एरिया सदिश ही होता है। दोस्तों एरिया सदिश कैसे होता है कि जो एरिया होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो देखिए। जैसे ये बोर्ड है ना, ये एरिया है। अब ये बोर्ड मैंने बना रखा है, मान लो ये इसकी एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और ये ऊपर वाली क्या हो जाएगी? वाई। तो एक्स और वाई ये डायरेक्शन होगी, या मैं लिखूं आई कैप हो गई और जे कैप हो गई, ये होगी। तो इसका अगर हम आई और जे का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्शन क्या निकल के आती है? के। देखो इस प्रकार करते हो ना, आई जे और के। यदि आई और जे का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, या इनका उल्टा करेंगे, जे और आई का करेंगे तो माइनस क्या आएगा, है ना। इस प्रकार करते हैं ना आप। तो देखो क्षेत्रफल होता है, डायरेक्शन वेक्टर होता है, सदिश राशि होती है, और क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होती है वो या तो ऊपर की तरफ होती है या नीचे की तरफ होती है। समझ रहे हो ना। तो ये देखो, ये एरिया है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ये इसके लंबवत मानी जाती है। एरिया की डायरेक्शन है वो लंबवत मानी जाती है। ये डायरेक्शन होगी एरिया, ये तल के लंबवत मानी जाती है। तल के लंबवत मान लो ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से, और मान लिया हमने कि ई और इसके मध्य एंगल अगर थीटा है, तो देखो ई के दो घटक हो जाएंगे। एक तो वो घटक हो जाएगा जो देखो ये है ना, ये ई है, और ये ऊपर की तरफ क्या है? थीटा। ये अपना एरिया का एस मान लिया मैंने, एरिया को एस का जो है वो जो स्थिति सदिश हो जाएगा, या यूँ कहूँ मैं एस की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, एस एन कैप दे दिया मैंने नाम इसको, ठीक है। ये ई हो गया। तो ई के दो घटक हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा एरिया के समांतर, ये जो क्षेत्रफल है इसके समांतर, एक हो जाएगा लंबवत। जो लंबवत घटक है ना ये वाला, ये कौन सा होगा? ई कोस थीटा, ये कोस थीटा होगा ना। ये लंबवत घटक जो है ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू ई कोस थीटा, यानी ई कोस थीटा इंटू जो भी एरिया में दिया गया है एस, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम फाई। तो फाई क्या होता है? किसी भी क्षेत्रफल एस के लंबवत गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कहेंगे? हम फाई कहेंगे। अगर मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, है ना, ई वेक्टर और एस वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का में क्या आता है? कोस थीटा। देखो ये भी तो आपको पता होगा मेरे हिसाब से, क्या ए डॉट बी हो तो इसको लिखते हैं हम ए बी कोस थीटा, और ए क्रॉस बी हो तो क्या लिखते हैं हम? ए बी साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार लिखते हैं। तो फ्लक्स को निकालने के लिए आपको सीधा क्या करना है? ई और एस का डॉट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि एक दो सवाल करते हैं इस पर, फिर आपको पता लगेगा। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है।
अगर कई बार ये है ना थोड़ी मात्रा में देखना, ये तो आपको पता ही है, अगर आपको कई बार ये होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना दी हमने, ये जो ये ई अपना है, ये ई वेक्टर है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक प्लेट रख दी, एक प्लेट रख दी इस प्रकार से, डिस्क मान लो, डिस्क रख दी, ये डिस्क हमने इस प्रकार से रखी है, और ये डिस्क है, ये इसके साथ ई के साथ, देखिए यानी इस प्रकार लाइनें गुजर रही है, और हमने इस प्रकार से रख दी डिस्क, है ना, इस प्रकार से डिस्क, और ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, ये इसके साथ एंगल बना रही है, ये वाला एंगल मान लीजिए कितना बना रही है, थीटा बना रही है, सपोज करो, ठीक। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 50। अब देखो इसके दो घटक होंगे एस के, एक तो ऊपर की तरफ और एक लंबवत। हमें कौन सा निकालना है, लंबवत, सॉरी हमें तो लंबवत चाहिए ना, एरिया के लंबवत। देखो एस के घटक क्यों कर रहा हूँ मैं, ई के घटक करेंगे ना, देखो ई के घटक होंगे, ई के दो घटक होंगे, ये देखिए ये कोण कितना है, थीटा, सपोज करो, ठीक। तो ये कोण थीटा, ये कोण 90 माइनस थीटा, ये कोण भी थीटा, ये कोण थीटा, ठीक है। हमें ई चाहिए, ई वेक्टर चाहिए हमें। ई वेक्टर कौन सा ई वेक्टर चाहिए, जो प्लेन के लंबवत हो। सीधा सीधे क्वेश्चन की बात करूं मैं, देखो मान लीजिए ये कोई अपने पास गोला है, ठीक है, हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर है, और ऊपर से आ रहा है, ये अपना एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फाई का मान कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, बोलो। क्वेश्चन करेंगे ना, ये थ्योरियाँ है ना, थ्योरी में उलझो मत, थ्योरी में मत उलझो। थ्योरी में इतना याद रखो आप कि कंसेप्ट आपका क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि वो विद्युत क्षेत्र जो एरिया के लंबवत होता है ना, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब देखो एरिया के लंबवत, एक तो यहाँ पर निकालना है आपको, यहाँ पर फाई का मान निकालना है। एक दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से रखा हुआ, ये भी क्या है, अपना अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब की बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्रकार जा रही है, ठीक, और ये कोण बना रही है अपना 60 डिग्री, ठीक। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। ये निकालना है आपको। यहाँ पर भी ई का मान ई है, ई का मान वैसे दिया जाता है अक्सर सवाल में इतना होता है, लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर करना है तो हम ई मान लेते हैं यहाँ पर, है ना। ये भी हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर है। अगर एक क्वेश्चन और देखो आप, ये 60 डिग्री एंगल है, और जैसे ये कोई स्क्वायर है, ये कोई वर्ग है, इस प्रकार रखा हुआ है प्लेन के ऊपर, और एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, ये कोई वर्ग इस प्रकार रखा हुआ प्लेन, ठीक है, वर्ग नहीं है, ये डायरेक्शन, ये अपनी 3 है भुजा, ये भुजा अपनी 2 है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है इस प्रकार से, ठीक, ये अपना ई, और ये एंगल जो बना रहा है ना, इसके साथ भी इस प्रकार लाइन जा रही है, इस प्रकार रखा हुआ है, ये एंगल जो है इनके मध्य, ऐसे ना, ऐसे ये ई हो गया और ये एस हो गया, इसके मध्य एंगल है वो थीटा ने दे करके मैं 60 और 30 दे देता हूँ, 30 डिग्री। सभी कंडीशन में आपको फाई चाहिए, कितना आएगा बताओ। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे। ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो फाई क्या होता है, ई डॉट एस, ठीक है। डॉट नहीं लगाएंगे तो ई और एस का मल्टीप्लाई करना है। यदि लंबवत है दोनों तो डॉट की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है ना। ई एस कोस थीटा होता है, फाई का मान क्या होता है, ई एस कोस थीटा, ठीक है। अगर लंबवत है, अगर देखो लंबवत है दोनों तो ई और ये नहीं, एरिया और ये एक ही, सॉरी एरिया की डायरेक्शन भी यही है, ई की डायरेक्शन भी यही है, तो कोस का मान 0 हो जाएगा, 0 का मान यानी ई एस आ जाएगा, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, है ना। तो एरिया के लंबवत होने का मतलब क्या है कि एरिया के लंबवत होने का मतलब है एरिया इस प्रकार से है, फ्लक्स ऊपर से आ रही है, तो एरिया की जो डायरेक्शन होगी ना वो लंबवत होती है। तो ई और एस जो है दोनों की डायरेक्शन सेम होती है ना, सेम होती है, तब मानते हैं ऐसा। देखो यहाँ पर इसी दिशा में ई एस
एन, देखो एरिया का एक वेक्टर होता है वो सदिश एन कैप होता है, वो ऊपर की तरफ होता है, लंबवत होता है एरिया के, और इधर आ रही है इलेक्ट्रिक रेखाएं इस प्रकार से आ रही है, विद्युत क्षेत्र ये है। तो ये अपना हो जाएगा फाई का मान पाई आर स्क्वायर, यदि इसकी जो आर रेडियस हो तो पाई आर स्क्वायर, एस ई हो गया, ये तो एस हो गया, और ई का मान कितना दिया, ई दिया है क्या, ई, ये अपनी होगी ई पाई आर स्क्वायर, ई पाई आर स्क्वायर हो गया फ्लक्स का मान, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री है, ये ई का मान, ई 60 है ना, हमें तो लंबवत चाहिए, तो हमने यहाँ क्या किया, लंबवत देख ले लिया ई, ये एंगल कितना, ये 60 है तो ये भी 60 होगा ना, तो ई नीचे की तरफ क्या होगा, ई कोस 60, यही होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। देखो ये 60 डिग्री हमने लंब बनाया, और लंब के तो ये और ये दोनों कौन से कोण हो जाएंगे, ये 60 तो सॉरी यहाँ पे देखिए, आप दोबारा देखिए, दोबारा ये 60 है डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल है, हमने लंब बना लिया इसके ठीक लंबवत। हमें देखना है इसके लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाएं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है, तो हमें इस एरिया के लंबवत जाने वाला विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो ई है ये, ई इस डायरेक्शन में, ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा ना, और ये कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो ई अगर कोस वाला घटक ले तो ई कोस 30, ये कितना है, ई कोस 30, यही है एरिया के लंबवत हो रहा है, यही है ई एरिया के लंबवत। तो क्या आ जाएगा, फाई का मान ई कोस 30 इंटू ए, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, यह आ जाएगा इसका मान, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ पर तो देखो ये एंगल कितना डिग्री बना रहा है एरिया के साथ, अब ये है ना ये वाला एरिया का लंबवत घटक ये होगा, ये कितना 30, तो ये कितना 60 डिग्री एंगल, ये बस शायद समझ में नहीं आएगा आपके, ये 60 तो ई कोस 60, इधर क्या आएगा ई कोस 60, तो 3 इंटू 2, ये तो हो गया एरिया, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इंटू ई कोस 60, ई कोस 60 डिग्री, ये अपना आ गया फाई का मान। ये बात समझे हो क्या मेरी बात को, 60 कैसे आया, देखो इस प्रकार से कोई वर्गाकार प्लेट, जो सॉरी आयताकार प्लेट रखी हुई है, और विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरी है ऐसे लंबवत, तो हम क्या करेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हो। देखो दोस्तों, अगर आपको ये लंबवत वगैरह समझ नहीं आ रहा ना, तो ऐसा भी कर सकते हो आप, कैसे, हमें चाहिए कि जिस प्लेन से, जहाँ से ये इलेक्ट्रिक रेखाएं हैं और इलेक्ट्रिक रेखाएं, और यहाँ पर आपका कोई प्लेन है, तो प्लेन का सदिश घटक क्या होता है, एन के ऊपर की तरफ होता है ना, एन के ऊपर की तरफ भी। लंबवत होने का मतलब क्या है, लंबवत होने का मतलब देखो यहाँ पर देखो आप, जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है उसकी डायरेक्शन में उस जो अपना एरिया है उसका सदिश है एन कैप, और एन कैप सदिश होता है वो एरिया के लंबवत होता है, समझ रहे हो ना। देखो जैसे मैं बताता हूँ ऐसे, ये मान लो आपके पास कोई एरिया है, ठीक है, एरिया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है ना। तो ये जो अपना एरिया है इसका वेक्टर सदिश कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऐसे लंबवत, एरिया के लंबवत हो रहा होगा। मैं लंबवत शब्द काम में ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ई और एस लंबवत है, नहीं, ई और एस लंबवत नहीं है, ई और एस तो एक ही दिशा में होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एस की डायरेक्शन की, एस की डायरेक्शन होती है ना, एस की डायरेक्शन वो सरफेस के लंबवत होती है। सरफेस के लंबवत का मतलब ये है, अगर आपका ये बोर्ड है तो इसके लंबवत होती है डायरेक्शन। अब सपोज करो बोर्ड से इधर से लाइनें आ रही है, कैमरे की तरफ से लाइनें विद्युत क्षेत्र आ रहा है, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से है कि कैमरे की तरफ से आ रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं और दूसरी साइड जा रही है ना। तो इस बोर्ड के लंबवत, तो इसका मतलब है बोर्ड के ये जो एरिया है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर की तरफ, और वही विद्युत क्षेत्र की रेखाएं की डायरेक्शन होगी, है ना। इसकी डायरेक्शन, प्लेन की डायरेक्शन दो तरीके से मान सकते हैं, या तो आप मान सकते हो ऊपर की तरफ, या मान सकते हो अंदर की तरफ। लेकिन एक सवाल में अगर आपने अंदर की तरफ मान लिया तो वो आपको अंदर की तरफ ही रखना है डायरेक्शन को, पूरे सवाल में। अगर आपने ऊपर की तरफ प्लस मान लिया तो ऊपर की तरफ ही रखना है, लेकिन होगी हमेशा एरिया के लंबवत। इस एरिया के लंबवत होगी, या तो ऊपर की तरफ मान लो या दूसरी साइड में मान लो। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से आ रही है, अंदर से होकर जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं और एरिया का सदिश दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी ई और एस का दोनों का वेक्टर जो है वो एक ही होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। एस का वेक्टर होता है वो सरफेस के लंबवत होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
देखो इससे संबंधित सवाल है तो देखते हैं एक दो। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक सवाल है तो कर लेते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन है इस प्रकार से कि ये कोई एक मिनट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया है, इस प्रकार से दिया है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और ई का मान जो है, ई ऐसे है इस प्रकार से ई, और ये मान दिया है आपको 60 डिग्री। ये क्वेश्चन करना है आपको और फाई का मान बताना है कितना आएगा, ठीक है। जहाँ ए का मान भी दिया है आपको कितना 2, बी का मान कितना दिया है 3 और ई का मान दिया है 5 न्यूटन पर कूलम। 5 ई का मान भी दिया है, ए का मान भी दिया है, बी का मान भी दिया है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब देखो एक सवाल तो ये है, एक सवाल और है। वो सवाल इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से अर्धगोला है और ये अपना ई वेक्टर है, ठीक है। इस तीसरी दिशा ई है और इनके मध्य एंगल जो है इसका, देखो ये एरिया होगा नीचे की तरफ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी इस प्रकार से, और ये एंगल कितना होगा थीटा। आपको बताना है कि ई फाई का मान कितना होगा। ऑप्शन भी दिए हैं इसमें तो 2, 3 और 4। कौन कौन से ऑप्शन हैं, 2 पाई आर स्क्वायर ई साइन थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर ई साइन थीटा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ई पाई आर स्क्वायर बटा 2 ई साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर बटा 2 ई कोस थीटा, ठीक है। और है एक पाई आर स्क्वायर ई कोस थीटा, पाई आर स्क्वायर ई कोस थीटा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है, इन दोनों सवालों को आप करोगे। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, ये सारी अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, फाई का मान वगैरह कुछ समझ में नहीं आया है, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको सारी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।